हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 26 अप्रैल और आज का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कल रात तक के सुर्खियों से बने हैं उसे हम लोग क्या करने हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं, तो आप लोग अपना पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और नोट डाउन करते चलिए और अच्छे से इसको समझते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले जिसने भी अभी चैनल को ज्वाइन नहीं किया जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी और वहाँ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी हमारे अदर्स चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जा करके। जैसे हमारे इंस्टा से जुड़ना, वो भी जा करके जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का थंबनेल देख ही रहे होंगे, सिप्री रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार हम लोग डिस्कस करने वाले कि कौन आगे है, क्या है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। और देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है, जो क्या करेगा, एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। जीवन में असफलताओं से मत घबराइए। जीवन में जो असफलता है उससे मत घबराइए। या तो आनी ही है, उसको तो हम रोक नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते, वो हमारे हाथ में है नहीं। तो सफलता असफलता तो पार्ट है लाइफ का, तो वो तो आना ही है। ये कोई सफल होगा, कोई असफल होगा। तो समस्याओं के बिना जीवन की सुंदरता ही नहीं। अगर आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ ही नहीं आएंगी तो आप उसको फेस नहीं करोगे। जब तक उसको, तब तक आप उसको फील नहीं करोगे कि आखिर आनंद है क्या, खुशी है क्या। तो इसके लिए समस्याओं को जब आप क्या करते हो, फेस करते हो, तो आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। ठीक है। तो जब तक समस्याएं नहीं आएंगी तब तक क्या कहते हैं, उसको जीवन की सुंदरता नहीं है। तो उसको आप सॉल्व करिए, क्योंकि क्या कहते हैं कि समस्याएं क्या है, आपके लाइफ का पार्ट हैं और उसको आपको क्या करना है, उससे निकल जाना। ये आपका क्या है, वो आपका आर्ट है। वो आपका क्या है, आर्ट है कि आप उसको कैसे फेस कर लेते हो। तो इसीलिए असफलता आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी क्या कहते हैं, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, रात के बाद दिन आती है। वैसे ही असफलता के बाद सफलता तो आनी ही है, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए बस हमारा वर्क क्या है, डेडिकेट होकर के अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहना। तो चलिए, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसको तो आप स्टार बना सकते हैं, जितना भी बनाना हो बना सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। क्या कह रहा है, सिप्री द्वारा 25 अप्रैल 2022 को जारी क्या किया है, क्या जारी की गई वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021। इसके अनुसार क्या बताया गया कि भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। अब कैसे मिलेगा आप लोग अपना देखिए, इसीलिए मेरा काम है आपको बताना। आप इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको मानिए कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से देख लेते हैं। हम लोग क्या क्या फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो ये किस नंबर पर है भारत, इस जो वर्ड, पहले तो ये देखना कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है इस मामले में। तो सिप्री द्वारा जारी की जाती है। वो इंडेक्स से जो रिपोर्ट जारी की गई उसका नाम क्या है, तो वर्ल्ड मिलिट्री, यानी कि जो मिलिट्री है, सैन्य है, एक्सपेंडिचर, उसका खर्च के मामले में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भारत किस स्थान पर है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 3rd नंबर पर है। अब यहाँ मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ कि भारत अगर 3rd पे, तो फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है अमेरिका। फर्स्ट पे कौन है, अमेरिका। सेकंड पर है चाइना एंड 3rd पर हमारा क्या है, भारत है। तो अगर बात करें कि पूरे विश्व के द्वारा यानी वैश्विक जो खर्च है इस सैन्य मामले में, जो वैश्विक खर्च है पूरे विश्व के द्वारा जो सैन्य खर्च पर किया जाता है, वो टोटल कितना है, वो आपका है 2.1 ट्रिलियन डॉलर। कितना है, 2.1 ट्रिलियन डॉलर ये खर्च, इसका क्या है, वैश्विक स्तर पर ये खर्च किया गया है। इस बार जो रिपोर्ट आई है इसमें ये बताया गया है, जिसमें भारत आपका 3rd नंबर पर है। क्लियर। तो ये जो सिप्री है, जो सिप्री मैंने नाम लिया, तो सिप्री का, एक मिनट, SPRI, सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, तो S का मतलब होता है स्टॉकहोम, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, और P का मतलब होता है पीस, R का मतलब होता है रिसर्च, और I का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। यानी कि सिप्री ने अभी ये रिपोर्ट जारी किया है और इसमें बताया है कि जो 2021 है, 2021 में कुल जो वैश्विक सैन्य खर्च था उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है UPSC में ऐसे ही आते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू आते हैं क्वेश्चन। तो जो सैनिक खर्च है पूरा 2021 में कुल जो वैश्विक सैन्य खर्च था उसमें जो वास्तविक रूप से वृद्धि देखी गई है वो कितने की वृद्धि देखी गई है, 0.7% की वृद्धि देखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल जो टॉप 5 हैं, वो टॉप 5 कौन है, अमेरिका, चाइना, इंडिया, UK एंड रशिया। तो ऐसे हम लोगों को अभी मिलाने को आ जाएगा, कूट मिलाने को बताइए कि क्रम से लगाइए, अवरोही आरोही क्रम जो भी है, तो हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका है, चाइना है, भारत है, UK है एंड रशिया है। ये 5 हमको क्लियर होना चाहिए।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर भारत की बात करें, भारत पे हमको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि भारत तीसरे नंबर पर है। तो भारत ने कितना खर्च किया, भारत की बात करें तो इसने टोटल, भारत का कुल जो सैन्य खर्च है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, वो कितना बिलियन डॉलर है, 76.6 बिलियन डॉलर है, 6 बिलियन डॉलर है, 76.6 क्या है बिलियन डॉलर है, जो दुनिया में क्या है तीसरे स्थान पर है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 76.6 बिलियन डॉलर के साथ ये भारत तीसरे नंबर पर है। पूरे वैश्विक की बात की जाए कि पूरा वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इस पे सैन्य खर्च में कितने पहुंच गया है, 2.1, कितनी वृद्धि देखने को मिली है, 0.7% वृद्धि देखने को मिली है। और इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर कुछ और रिपोर्ट की बात करें कि जैसे कि भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक इंडेक्स जारी की गई, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 85 है। और किसके द्वारा जारी की जाती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, 136 है। और फर्स्ट नंबर टॉप पर कौन रहता है, हमेशा लगातार चला आ रहा है, वो कौन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, किस देश के इमैनुअल, ये ए बन गया है, इमैनुअल ऐसे रहेगा बट कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसके। तो किस देश के इमैनुअल मैक्रो दूसरी बार राष्ट्रपति बने, ये कौन है, फ्रांस के हैं। तो फ्रांस में अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है तो इसमें ये दोबारा दूसरी बार, यानी ये जो है ये सेकेंड टाइम फिर क्या है, वहाँ के इमैनुअल मैक्रो ने क्या किया है, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। किसको हरा करके बने हैं, तो ये जो हराए हैं उनका नाम इनका है मरीन ले पेन। इन्हीं को हरा करके ये क्या है, किसके साथ, कितने प्रतिशत वोटों के साथ, 58.2% वोटों के साथ ये क्या है, जीत हासिल किए हैं। और पिछले 20 साल में देखा जाए तो लगातार इनका दूसरा कार्यकाल है, जो कि ये क्या है, मैक्रो पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। 20 साल में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले मैक्रो जो है ये पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम किसकी, फ्रांस की बात करें तो चलिए फ्रांस का देख लेते हैं। इसके लिए हमें मैप तो लिया है कि नहीं, 1 मिनट चेक करते हैं। है, चलिए देख लेते हैं। ये है हमारा नहीं है बल्कि फ्रांस। चलिए देख लेते हैं फ्रांस। तो ये फ्रांस है। फ्रांस के पश्चिम में आपको दिख रहा होगा, तो ये जो फ्रांस है, फ्रांस के मैंने बताया पश्चिम में, इसके वेस्ट में क्या आपको दिख रहा है, वेस्ट में आपके इसके अटलांटिक महासागर, फ्रांस के वेस्ट में आपके क्या है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की क्या है, बिस्के की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है, बिस्के की खाड़ी है। और क्या है, इंग्लिश चैनल है। इसके वेस्ट में क्या आपको दिख रहा है, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के। ठीक है, साउथ में देखें तो आपको क्या दिखेगा, स्पेन दिखेगा। साउथ में इसके क्या दिखेगा, स्पेन दिखेगा। क्लियर। पूर्व में देखा जाए तो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी दिखेगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी और इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी से ये क्या है, घिरा हुआ। अभी हम नीचे चलेंगे, वहाँ पूरा मैप दिखाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, लिखा हुआ वहाँ आपको मिल जाएगा। नॉर्थ में देखा जाए तो उसको यहाँ पर आपको बेल्जियम मिलेगा, नॉर्थ में बेल्जियम मिलेगा। लग्जमबर्ग जो है ये सब फ्रांस की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। और ये फ्रांस जो है ब्रिटेन से समुद्री सीमा भी साझा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो फ्रांस है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो यूरोप है इसका दूसरा सबसे बड़ा देश है। फ्रांस अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और फ्रांस पश्चिमी यूरोप का फ्रांस जो है ये पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्या मैंने लाइन बोली कि यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जब मैंने कहा दूसरा ये सबसे बड़ा, तो यूरोप जो है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है, रशिया है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा, तो वो फ्रांस ही है। ठीक है, और फ्रांस 3 साइड से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। कौन से 3 समुद्रों से घिरा हुआ है, तो उत्तर पश्चिम में इसके इंग्लिश चैनल दिख रहा है, इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या दिख रहा है, इंग्लिश चैनल दिख रहा है। और इसके पश्चिम में बिस्के की खाड़ी दिख रही है। और इसके साउथ में क्या है, मेडिटेरियन सी है। तो ये इसके तीनों ओर क्या है, ये
समुद्र से, ये फ्रांस 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके पड़ोसी देश में लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, इटली है, जर्मनी, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, अंडोरा है। अंडोरा क्यों अंडोरा का नाम लिया, तो इससे आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो IMF में शामिल होने वाला 190 नंबर का ये क्या है, सदस्य है, जिसकी राजधानी क्या है, एंडोरा ला वेला है। इसकी मुद्रा क्या है एंडोरा की, यूरो। और एक कौन सा देश है जो इसको टच करता है, एक है मोनाको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे फ्रांस। एक मिनट, फ्रांस जो है, ये जो फ्रांस है इसकी कुछ हम लोग चैनल देखते हैं, कुछ स्थलाकृतियाँ देखते हैं। तो इंग्लिश चैनल जो है, जो ये इंग्लिश चैनल है, ये फ्रांस को UK से अलग करती है, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। ये इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को UK से क्या करती है, यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है। पेरेनीज पर्वत क्या है, फ्रांस को स्पेन से अलग करती है, पेरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करती है। आल्प्स पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करती है। जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करती है। वॉस्जस पर्वत फ्रांस को जर्मनी से अलग करती है। और फ्रांस को कहा जाए तो छोटा यूरोप भी आप कह सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मोड़दार पर्वत हैं। ठीक है, और फ्रांस के शैम्पेन एक क्षेत्र है, फ्रांस का एक शैम्पेन एरिया है, वहाँ से अंगूर से शराब बनाई जाती है और उस शराब को शैम्पेन शराब भी कहा जाता है, जो कि पूरे विश्व में क्या है, वो फेमस है। ठीक है, बस इतना बहुत है, इसके बारे में बहुत डीप नहीं जाएंगे, ऑलरेडी बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, इतना तो ज़्यादा बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर 22 अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है। तो डेफ कनेक्ट जो है ये किससे, अब जब डेफ लिखा है तो डेफ से क्या होता है, डिफेंस होता है। डेफ से क्या होता है, डिफेंस होता है। तो इसमें जो है डिफेंस, इससे क्या होगा, रक्षा क्षेत्र में क्या मिलेगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। और जब आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा रक्षा क्षेत्र में, और इससे क्या होगा, जो स्वदेशी उपकरण होंगे उससे सेना हमारी क्या होगी, लैस होगी। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नई दिल्ली में इसको क्या किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। और ये जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा आयोजित की गई है, ये IDEXDIO इसके द्वारा ये आयोजित की गई है। यानी अगर हिंदी में कहें तो रक्षा नवाचार संगठन के द्वारा इसको आयोजित की गई है। तो बस सीधा सा मकसद यही है कि किसके द्वारा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए और स्वदेशी उपकरणों से सेना लैस हो, इसके लिए इसको क्या किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मलेरिया दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन कब किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कैसे इंपॉर्टेंट करते हैं, अभी साइंस से, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसमें साइंस से के भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व मलेरिया दिवस हर साल कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और ये मलेरिया के खिलाफ लड़ने वाले लोगों में क्या इसलिए मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस की अगर थीम की बात करें, जो थीम रखी गई है वो थीम क्या है, मैं दोनों में बोल दे रही हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, हो सकता है आ जाए, थोड़ा बड़ा है बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेना चाहिए, चाहे आए या ना आए। देख लेते हैं क्या कह रहा है, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज़ बर्डन एंड सेव लाइफ्स। मतलब कि मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए क्या करना है, नवाचार का उपयोग करें। इसकी थीम क्या रखी गई है कि मलेरिया के बोझ को कम करना है, तो शॉर्ट में बता दे रही हूँ, मलेरिया के बोझ को क्या करना है, कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन को अपनाना पड़ेगा, नवाचार को अपनाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए। और इसकी शुरुआत अगर बात करें कि विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत किसके रूप में हुई थी, तो इसकी जब शुरुआत हुई थी, जब ये हुआ था तो अफ्रीकी मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी। किसके रूप में, पहले ये विश्व मलेरिया दिवस नहीं बल्कि अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे पहली बार कब मनाया गया था, 2008 में मनाया गया था। फिर क्या होता है कि यानी कि 2008 में ये मनाया गया था पहली बार। और फिर बात करें WHO, तो विश्व स्वास्थ्य सभा के जो 60वें नंबर का सत्र था उसमें 2007 में WHO एक बैठक आयोजित करता और उसमें क्या करते हैं, मलेरिया के अस्तित्व की पहचान करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए अफ्रीका मलेरिया दिवस को क्या किया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया जाता है। अफ्रीका के द्वारा तो ये 2001 से मनाया जा रहा है अफ्रीका मलेरिया दिवस, लेकिन 2007 में जब WHO के द्वारा बैठक की जाती है उसमें अफ्रीका मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया जाता है, ताकि इस पर क्या किया जाए, विश्व स्तर पर लड़ने का प्रयास किया जा सके। और कब से स्टार्ट किया गया, 2008
से ये हर साल फिर क्या किया गया, मनाया जाने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मलेरिया कहाँ फैला, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इन क्षेत्र में अमेरिका, एशिया और ज़्यादातर देखा जाए तो अफ्रीका में ये, तभी तो वहाँ पर 2001 से ही मनाया जा रहा था अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में, जिससे क्या किया गया 2008 में विश्व मलेरिया दिवस विश्व स्तर पर ये मनाया जाने लगा। और पता है कुछ और हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि 1953 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1953 में ही किया गया था, जिससे क्या था कि घरों के अंदर डीडीटी का छिड़काव करना था। ठीक है, फिर क्या होता है, इसका प्रभाव देखते हुए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 स्टार्ट किया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है 1967 के बाद ये, इसमें क्या होता है 1967 के बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाती है फैलना। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर बात करें मलेरिया, तो मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो वाहक है, इसका जो रोग वाहक है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये ध्यान रखना है, पूछ चुका है क्वेश्चन। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और परजीवी को संक्रमित कौन करती है? मादा एनफिलीज मच्छरों के काटने के माध्यम से ये मनुष्य में हो सकती है। और इसी को, जिन्हें क्या कहते हैं, मलेरिया वेक्टर भी कहा जाता है। जब मच्छर काटता है तो परजीवी खून में पहुंच जाता है। मलेरिया एक तरह का क्या है? बुखार है, जिसके लक्षण क्या होते हैं? संक्रमित मच्छर के काटने के 10-15 दिन ही बाद दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, जिसमें आपको फीवर, हेडेक और ठंड ये सब लगने लगती है। WHO के हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर बात करें मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य कब रखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य कब रखा गया है? मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है 2030। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और WHO ने मलेरिया की जो पहली वैक्सीन को मान्यता दी थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था मोसोक्यूरिक्स। एक मिनट यहाँ लिख दे रही हूँ फिर से, मोसोक्यूरिक्स। तो ये WHO ने मलेरिया की जो पहली वैक्सीन जिसे मान्यता दी थी उसका नाम था मॉस्क्यूरिक्स। मोसो नहीं है, मॉस्क्यूरिक्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मलेरिया के लिए जो दवा यूज़ की जाती है वो कुनैन है, जो कहाँ से मिलती है? सिनकोना वृक्ष से मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना। अभी हाल ही में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया? तो चाइना को किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बताया कि प्रोटोजोआ से ये होता है, प्रोटोजोआ मलेरिया जो है, मलेरिया किससे? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ से और कौन से रोग होते हैं? जैसे मलेरिया तो बता ही दिया, पायरिया हो गया, काला जार हो गया, निद्रा रोग हो गया, ये सब किससे? प्रोटोजोआ से हैं। और मलेरिया के जो रोग कारक की खोज हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? रोनाल्ड रॉस के द्वारा हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने थे मैंने बता दिया, कहीं से भी बने कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल नहीं, यहाँ हाल होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। हाल ही में किस राज्य में स्थित जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? कह रहा है झारखंड में जामताड़ा जो है, ये जामताड़ा कहाँ पर है? झारखंड में है। तो झारखंड में जामताड़ा जो है ये देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायत में, ध्यान से सुनिएगा, जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। कैसा है? सामुदायिक पुस्तकालय है। और लगभग 8 लाख की आबादी है इस जिले में। और यहाँ 6 ब्लॉक के तहत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं। और प्रत्येक पंचायत में एक क्या है? पुस्तकालय, जो मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 5 PM तक क्या है? ये खुला रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ये कहाँ है? जामताड़ा, झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 25 अप्रैल 2022 को कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया? तो इस बार जो किया है वो कौन सा संस्करण है? ये 7वां संस्करण है। और इसमें इन्होंने रायसीना, अब रायसीना डायलॉग का नाम क्यों, इसको रायसीना डायलॉग क्यों कहा गया? इसको रायसीना डायलॉग क्यों कहा गया? इसका भी एक रीज़न है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आखिर रीज़न क्या है कि इसको रायसीना डायलॉग का नाम दिया गया। तो क्या हुआ है कि ये जो आपका ये इसका हेड, पहले ये देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एक मिनट, इसको थोड़ा सा स्पेस दे। पहले ये देख लेते हैं कि इसका आयोजन करता कौन है, फिर एक एक फैक्ट याद करते हैं। इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय करता है। ये क्वेश्चन UPSC में पूछा जा चुका है। तो इसका आयोजन कौन करता है? विदेश मंत्रालय।
विदेश मंत्रालय। और कौन करता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया। और ये जो विदेश मंत्रालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। और मतलब रायसीना पहाड़ी पर है। रायसीना पहाड़ी जो कि कहाँ? नई दिल्ली। रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली पर, नई दिल्ली इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो इसी कारण इसका क्या नाम रखा गया? रायसीना डायलॉग रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो इसका क्या किया गया, नई दिल्ली में ये आयोजित हो रहा है। और कौन सा संस्करण है? 7वें नंबर का संस्करण है। तो इस संस्करण में क्या होता है? इस बैठक में क्या किया जाता है? तो जो आपकी भू राजनीतिक, भू आर्थिक चुनौतियां हैं, उसमें एक दूसरे के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और यहाँ के जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा कि इस डायलॉग के चीफ गेस्ट कौन इस बार है? तो यूरोपीय आयोग के कौन है? अध्यक्ष हैं। उनका क्या नाम है? यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन होंगी। थोड़ा नाम टफ है, उर्सुला होंगी, बस इतना याद रख लीजिएगा, उर्सुला वॉन होंगी। तो यूरोपियन आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन होंगी यहाँ पर इसके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये जो रायसीना डायलॉग है, इसके 6 स्तंभ है, 6 पिलर हैं। तो 6 पिलर्स में जैसे कि लोकतंत्र पर पुनर्विचार के अलावा कारोबार है, प्रौद्योगिकी विचारधारा है, हिंद प्रशांत में अशांत समय, हरित बदलाव हासिल करना, जल समूह, ये सारे इसमें क्या है? 6 डायलॉग। बस याद रखिए 6 डायलॉग है, कौन कौन से पूरा नहीं पूछेगा। ठीक है, और रायसीना डायलॉग स्टार्ट कब किया गया था? 2016 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें क्या है? राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? बता दिया, भारत के विदेश मंत्रालय, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से ये आयोजन किया जाता है। और इसमें विभिन्न देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री को भी इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो मैंने सारा आपको बता दिया है। हाँ, इसकी जो थीम रखी गई है, इसकी जो थीम है वो क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई टेरा नोवा। क्या रखी गई है? इसकी थीम टेरा नोवा। तो ये जो 3 दिवसीय, ये 3 दिन तक चलेगी। ये कब तक चलेगी? 3 दिन तक चलेगी। और 25 को उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसमें 3 दिवसीय जो संवाद होगा उसका टॉपिक क्या होगा? टेरा नोवा इम्पेशेंट, ऊपर लिख दे रही हूँ, इम्पेशेंट, इम्पेरिल्ड होगी। ठीक है, तो ये 3 विषय पर ये आधारित होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में 1 से 5 मई 2022 तक आयोजित की जाएगी? कहाँ ये आयोजित की जा रही है? ये की जा रही है ब्राज़ील में की जा रही है। तो 24वें नंबर का है, ब्राज़ील में की जा रही है, 1 से 15 मई तक होगी। और ये आपको ध्यान रखना है, ब्राज़ील के कहाँ पर होगी? कैक्सियस डू सुल में होगी। तो उससे मतलब नहीं है कहाँ होगी, बस ब्राज़ील में होगी, ये ध्यान रखना है। और इसमें टोटल कितने लोग शामिल होंगे ये देखना है। तो 65 खिलाड़ी भारत की तरफ से शामिल हो रहे हैं। और कितने खेलों में? भारत के 65 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। कितने खेलों में? 11 खेलों में हो रहे हैं। 11 खेलों में हो रहे हैं। और इस 65 खिलाड़ियों में जो होंगे 39 पुरुष होंगे और 26 क्या होंगी? महिलाएं होंगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय पैरालंपिक कमेटी की अध्यक्ष पूछे कौन है? तो दीपा मलिक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड TDC लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड TDC लॉन्च किया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया? भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं पूरा। तो क्यों किया गया है? तो इसमें क्यों किया गया ये देख लेते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय, तो चीन का BRI है। ठीक है, तो इसी का मुकाबला करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसी ने ये मॉडल लॉन्च किया है। किसका? चीन के BRI का मुकाबला करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चीन की क्या पॉलिसी है? 1 बेल्ट 1 पॉलिसी। तो ये जो चीन की BRI है, यानी कि 1 बेल्ट 1 रोड जो पॉलिसी है, इसी के तहत यह क्या करती है? लोगों को ऋण जाल में फंसाती है। तो इसी से मुक्त करने के लिए, इसी के लिए विकास मॉडल लॉन्च किया है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
तो इसमें क्या होता है कि इसने क्या किया है, अपने इस पॉलिसी के तहत चाइना ने क्या किया है, जो विकासशील कुछ जो देश हैं उनको कर्ज के जाल में फंसा दिया है। तो इसी के तहत विदेश मंत्रालय ने क्या किया है, त्रिपक्षीय विकास निगम TDC, त्रिपक्षीय विकास निगम यानी कि TDC यानी ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस फंड नामक एक मंच को लॉन्च किया है। इसमें क्या होंगे, राज्य के साथ ही, राज्य तो शामिल होंगे ही होंगे, साथ ही निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे। और इसमें क्या होगा, जो हिंद प्रशांत एरिया है वहाँ के साथ साथ अन्य भौगोलिक क्षेत्र में भी यहाँ क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो भारत की ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप है, GIP है, वो यूके के साथ नरेंद्र मोदी बोरिस जॉनसन शिखर सम्मेलन में क्या हुई थी, लॉन्च हुई है, जो TDC फंड का उपयोग करने के लिए क्या करेगी, एक खाका देगी। जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय संघ जैसे जो अन्य देश हैं, इन्हीं के साथ ये जो त्रिपक्षीय परियोजना है वो इन्हीं के लिए जो इनोवेशन और विकास क्षेत्र में भारत के साथ क्या करेगी, साझेदारी करने के लिए ये की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि ये BRI की जो उनकी पॉलिसी थी चाइना की, उसी का जो इसके तहत जाल में फंसा दी थी, तो इसी से मुक्त करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या किया है, TDC को लॉन्च किया है, TDC फंड को लॉन्च किया है। इसमें राज्य के साथ साथ कौन होंगे, निजी क्षेत्र भी शामिल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज जो कि चर्चा में है, किस बल का जहाज है, तो ये किसका जहाज है, भारतीय तटरक्षक बल का है। भारतीय तटरक्षक जहाज को क्या किया गया है, भारतीय तटरक्षक जहाज को कहाँ पर, गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में इसको शामिल किया गया। ऊर्जा प्रवाह नामक जो जहाज है वो गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये जो जहाज है वो 36 मीटर क्या है, लंबा है, और कार्गो जहाज ईंधन, विमान ईंधन और ताज़ा पानी ले जाने के लिए इसको क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और 1 फरवरी को क्या बनाते हैं, भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाते हैं, और भारतीय तटरक्षक बल के हेड कौन है, वीरेंद्र कुमार पठानिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो मेटावर्स ऐसे लिखाएगा, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, होस्ट करने वाला देश का पहला आधिकारिक इवेंट बन गया है। तो कौन बन गया है, तेलंगाना बन गया है। तो अभी क्या हुआ, 19 अप्रैल को तेलंगाना सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। और ये जो ढांचा है वो राज्य को किसमें, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए विश्व स्तर पर क्या करे, मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए इसका जो लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में क्या करना है, स्थापित करना है इसको। यही इसके लक्ष्य के साथ इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है। और इस लॉन्च इवेंट को मेटावर्स पर होस्ट किया गया था, जिससे यह देश का क्या हो गया है, पहला आधिकारिक इवेंट बन गया है। इस ढांचे के माध्यम से क्या करेगा, तेलंगाना नवाचारों का समर्थन करेगा, इनोवेशन का क्या करेगा, समर्थन करेगा। और देखा जाए तो 2026 तक इसमें अंतरिक्ष उद्योग के $558 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। तो ये सब छोड़ दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए किसके लिए किया गया, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाँ, एक और लाइन इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि इसमें जो इसरो के अध्यक्ष हैं कौन है, एस सोमनाथ हैं, और नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत हैं, ठीक है। और इन स्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोयनका ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। और इसका उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो सुधार किए अनुरूप अंतरिक्ष उद्योग के क्षेत्र में क्या करना है, निजी भागीदारी को क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। अब नीति आयोग का नाम बताया, तो बताइए नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, मैंने अभी कल डिस्कस किया था, तो कौन है, सुमन बेरी हैं। चलते हैं, हाँ, अब तेलंगाना के बारे में और भी फैक्ट। तेलंगाना का गठन कब किया गया था, 2 जून 2014 को किया गया था। और 39वां जो अभी धरोहर यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है वो कौन है, रामप्पा मंदिर, कहाँ का है, तेलंगाना का ही है, ठीक है। और 40वां जो था वो कौन सा था, धौलावीरा था। तो बस यही ध्यान रखिए कि ये जो है अंतरिक्ष केंद्र के रूप में, बेहतर गंतव्य के रूप में इसको क्या करना है, स्थापित करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन तो ओवर हो गया। चलिए कल का रिवीजन करते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में 25 अप्रैल 2022 को एक बृहद वयुक्त कार्यक्रम युग प्रभा का आयोजन करेगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन कर्नाटका में किया गया। पहला कहाँ किया गया? तो ओडिशा में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नीति आयोग और किस संस्था के द्वारा भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार की जाएगी? यूनिसेफ के द्वारा। देश की फर्स्ट 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? बॉम्बे में किया गया। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो के इसके सहयोग से हाल ही में लॉन्च किया गया। मास्टर कार्ड के सांस अभियान जो चर्चा में किससे संबंधित है? निमोनिया से। एक बीमारी आज मैंने कल बताई थी निमोनिया, और आज मैंने बताई मलेरिया, तो दोनों याद कर लीजिएगा। इंडिया आउट कैंपेन जो कि चर्चा के देश से संबंधित है, मालदीव से संबंधित है। और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ पर 22 अप्रैल 2022 को 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? भोपाल में। किसे इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 हाल ही में नामित किया गया? बबीता सिंह को किया गया है। और ये मैंने दे दिया, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा तीसरे नंबर की। और ये भी दे दिया है मैंने आपको, फ्रांस का मैप दे दिया है, देख लीजिएगा। हाँ, एक और देख लीजिए कि अभी क्या हुआ है, फिर 16 यूट्यूब चैनलों पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें 10 जो हैं भारत के हैं और 6 चैनल जो हैं वो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्यों किया गया है? तो जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है, किसको लेकर के? ये क्या कर रहे थे? देश की सुरक्षा को लेकर के दुष्प्रचार फैला रहे थे, तो इसीलिए क्या किया गया है? 16 यूट्यूब चैनलों को फिर क्या किया गया है? बंद किया गया है, बैन किया गया है। और ये मैप है, मैप आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, सब दे दिया है मैंने आपको। और अब आपका काम है इसको देखना, समझना अच्छे से। और उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए देख रहे हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।